नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 1 नवंबर की तारीख है। यह दिन मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि 1 नवंबर, क्या आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट आ चुके हैं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा अप्रैल मई में राहुल गांधी देश भर में घूमकर यह कहते थे कि 1 जुलाई से सबके खाते में 8,500 रुपए हर महीने की 1 तारीख को खटाखट गिरने लगेंगे। राहुल गांधी ने कहा 1 जुलाई को पैसे गिरेंगे, उसके बाद जो है 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त को गिरेंगे, फिर 1 सितंबर को गिरेंगे, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर को खटाखट 8,500 रुपए आपके अकाउंट में गिरेंगे। लेकिन ये पैसे आए नहीं। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी चुनाव हार गए इसलिए पैसे कैसे आते, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बना सके इसलिए पैसे कैसे आते। ठीक बात है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस और इंडी गठबंधन चुनाव जीत जाते और ये पैसे आपके अकाउंट में 2, 4, 5 महीने आ भी जाते, तो मालूम है आज की सुर्खियां ये होती कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा है जिससे पहले होता था। पता चलता कि केंद्र सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। पता चलता कि पेट्रोल के दाम जो हैं 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और मैं ये जो कुछ कह रहा हूं ये निराधार नहीं कह रहा हूं, और आज मैं ये जो बात कह रहा हूं वो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक सलाह के बाद कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बड़ा बयान दिया। खड़गे ने कहा कि भाई ये जो गारंटियां देते हैं ना, ये जो खटाखट स्कीम जो के तहत जो गारंटियां देते हैं, खड़गे ने कहा गारंटी उतनी देनी चाहिए जितना बजट हाथ में हो। और खड़गे की ये जो सलाह है इसको लेकर अब देश की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है, जब उन्होंने ये बयान दिया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठे थे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये दरअसल ये सारा मामला तब सुर्खियों में आया जब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री उनका एक बयान आया। कांग्रेस ने एक शक्ति स्कीम लॉन्च की जिसके तहत यह कहा गया कि महिलाओं को मुफ्त बस की जो है यात्रा दी जाएगी। और खबर यह है कि इस मुफ्त बस यात्रा के ऊपर जो सरकार है, कर्नाटक की सरकार, उसको करीब 7,000 करोड़ रुपए का फटका लग रहा है। और इसीलिए जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री, उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। अब जब उन्होंने समीक्षा की बात कही तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सलाह दे दी कि भैया उतने ही पांव पसारो जितनी चादर हो, यानी गारंटियां वारंटियां उतनी देनी चाहिए जितना बजट हो। अब जैसे ही उनकी ये बात वायरल हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो झूठे वादे करती है, और जब वो झूठे वादे करती है उन वादों को पूरा नहीं कर पाती है। और कांग्रेस की सरकारों के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, कहा कि जो जो वादे किए तो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और बीजेपी ने एक बड़ा सवाल जो पूछा कांग्रेस से वो ये, और मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा वो ये कि क्या खड़गे जी ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा देश में पिछले 1 साल में जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में खटाखट वादे करते हैं, फटाफट वादे करते हैं, खटाखट गारंटियां देते हैं। लेकिन आज खड़गे जी की इस सलाह के बाद और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश का हाल देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि खटाखट बीमारी अर्थव्यवस्था पर भारी। जी हां, ये खटाखट जो वादे करने की, जो गारंटियां देने की जो होड़ लगी है ना, ये होड़ अच्छी नहीं है। और ये बात राहुल गांधी को क्या समझ में आ रही है, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, खड़गे जी का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए और उसको लेकर बीजेपी का पलटवार सुनिए जरा। महाराष्ट्रದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5 6 सरकार की जो गारंटी स्कीम्स हैं उनको बजट के अंदर ही खर्च करना होगा, नहीं तो सरकार दिवालिया हो जाएगी।
Kharge ji, please give the first lesson of this confession. Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो ये पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर शाम इस पर ट्वीट करा। क्या कहा प्रधानमंत्री ने वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस देश की जनता को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा। उन्होंने लिखा, हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को नकार दिया और एक स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार को प्राथमिकता दी। पूरे भारत में एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेशुमार लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, वही पुराने तरीके नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा और कहा कि देश की जनता को झूठे वादों की कांग्रेस की संस्कृति है उससे निजात मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उनको पूरा नहीं करती। इस तरह से कांग्रेस देश के साथ झूठे वादे करती है और इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा को करेंगे। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सलाह है वो राहुल गांधी को स्वीकार है? राहुल गांधी ने वो सलाह सुनी क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया ये उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार से दरअसल अपना हिसाब चुकता करने के लिए किया। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के जब उनका नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो जिस तरह से उनको पहले बाहर रोक दिया गया था, वो एक दरवाजे की झिर्री से झांकते हुए देखे गए थे और उसको लेकर देश भर में बवाल हुआ था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उनको अंदर बुलाया, कांग्रेस के गांधी परिवार ने उनको अंदर बुलाया, सम्मान से बैठा दिया। लेकिन जब वो बाहर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ और वो जो खड़गे जी का अपमान हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं कि खड़गे जी ने उस दिन के अपने अपमान का हिसाब चुकता कर लिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डालकर बयान देकर। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि राहुल गांधी को मुश्किल में डालकर। इसी पर आज दो टूक चर्चा होगी। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज 5 मेहमान जो है इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव। मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ नंदकिशोर गर्ग जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीजेपी समर्थक हैं। और मेरे साथ दिव्यांश काला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं। सबसे पहले शुरुआत निखिल जैन आपसे करता हूं। निखिल जैन, क्या खड़गे जी की सलाह जो है वो राहुल गांधी को सुननी चाहिए? अशोक जी, मेरा मानना यह है कि खड़गे जी की सलाह राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, एकनाथ शिंदे को और देश की उस हर सरकार को सुननी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सुननी चाहिए जो खटाखट या फटाफट या कुछ भी एक बहाना लगा के इस तरीके की स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं जो फिस्कली पॉसिबल नहीं है। अभी महाराष्ट्र चुनाव में जाने से पहले पिछले 30 दिनों में एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार ने जिस तरीके की स्कीम्स अनाउंस करी हैं, 1 लाख करोड़ का बजटरी एलोकेशन जिसमें चाहिए, जिसमें केवल 46,000 करोड़ तो लाडकी बहना स्कीम का ही है। और वो क्या है, एक अनकंडीशनल ट्रांसफर है कि अगर आप महिला हैं तो आपको 1,500 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से एक नीति रही है कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की, ताकि गरीबों के हाथ में पैसे पहुंच सके, जैसे कि मनरेगा में करा गया कि आप काम करिए, सरकार पैसे देगी। मनरेगा के मेन ऑब्जेक्टिव था कैश ट्रांसफर। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो एक चलन चला है वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का है कि आप काम करें ना करें, कुछ करें ना करें, अगर आप महिला हैं या एक पिलाने वर्ग से हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लाडली बहना योजना बीजेपी ने ट्राई करी मध्य प्रदेश में, चुनाव में बहुत लाभ हुआ। अब एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में ट्राई कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत लाभ होगा। जबकि खबरें ये भी हैं कि अजीत पवार इस स्कीम के खास खिलाफ हैं और उसका सिंपल रीजन ये है कि ये फिस्कली पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेट के पास बजट ही नहीं होगा तो स्कीम्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे? आपने आज बोल दिया कि मैं आपको हर महीने 1,500 दूंगा, 1 साल बाद जब खजाने में, एक्सचेकर में पैसा ही नहीं बचेगा तो 1,500 क्या 15 रुपए नहीं दे पाएंगे। सारा ज्ञान क्या निखिल जैन, सारा ज्ञान जो है भाजपा शासित राज्यों के लिए है।
आपने अभी नहीं, पूरा सबके लिए सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। आपने एक लाइन में कह दिया कि हाँ सबको सलाह माननी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, ठीक है ना। कर्नाटक का आपके मुंह से कर्नाटक का नाम नहीं निकला, हिमाचल का मुंह से आपके नाम नहीं निकला, तेलंगाना का नाम नहीं निकला। तो पहला तो बात यह है कि क्या एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। पहला तो सारा ज्ञान आपके पास देने के लिए बीजेपी सरकारों का एक बात, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा और मैं कहूंगा आपकी बात को हाँ में हाँ मिलाऊंगा कि खड़गे जी की सलाह बीजेपी को भी माननी चाहिए। लेकिन मेरा मूल सवाल यह कि खड़गे जी की सलाह क्या राहुल गांधी के कानों तक पहुंची है कि 8,500 रुपए खटाखट 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 1 जनवरी को आएंगे, खटाखट खटाखट 1 फरवरी, खटाखट खटाखट 1 मार्च, खटाखट खटाखट 1 अप्रैल, खटाखट खटाखट 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर। क्या राहुल गांधी के कानों में पहुंची है वो सलाह कि खटाखट 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 8,500 रुपए अनकंडीशनल आपके अकाउंट में नहीं आएंगे? ये देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। क्या उनको सद्बुद्धि राहुल गांधी जी के खड़गे जी के बयान के बाद राहुल जी को आ गई है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। अशोक जी, अगर आप राहुल जी के बयान देखिए कैंपेनिंग कैनवसिंग के दौरान, उन्होंने खाली उन्हीं स्कीम्स को आज तक प्रमोट करा है जो स्कीम्स फिस्कली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। कर्नाटका में बीजेपी जितने भी लांछन लगा ले, लेकिन बात यह है कि कर्नाटका का वित्तीय स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्याय स्कीम की 2019 में लोकसभा नहीं बिल्कुल नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव में अगर न्याय स्कीम लाई गई। एक मिनट रुकिएगा ना, आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए मजाक कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के लिए विशेष रूप से खड़गे जी कह रहे हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस की 5 स्कीम के कारण कर्नाटक की आज आर्थिक स्थिति क्या है किसी से छुपा नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बड़े बड़े हिमाचल प्रदेश में वादे किए थे, गारंटियां दी थी, उसके बाद आज उनकी टोटा पड़ गया, उनके पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए, पेंशन तो छोड़ दीजिए। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बड़ा सोच समझ के स्कीम लॉन्च करते हैं। अगर सोच समझ के राहुल गांधी लॉन्च करते तो आज कर्नाटक में खड़गे जी को यह सलाह नहीं देनी पड़ती। अशोक जी, कांग्रेस की जो हिमाचल में सरकार है उससे पहले एक भाजपा की सरकार भी थी, जो वो सरकार डेफिसिट तोड़ती गई है। अरे बाबा सुनिए, एक मिनट सुनिए, तेलंगाना में कोई इशू क्यों नहीं है ये बताइए। निखिल जान एक मिनट सुनिए, मैं एक बात सब दर्शकों को कहना चाहता हूं, ठीक है, मेरे ओर से, वो ये कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मेरा मानना है कि ऐसी स्कीम जो है, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त का वो, हम देखते हैं सबकी कीमत चुकानी पड़ती है, देश को चुकानी पड़ती है, आम नागरिक को चुकानी पड़ती है। और अगर इस देश में, मैं कह रहा हूं आज अगर बीजेपी योजनाएं ला रही है, कोई ला रहा है, इस देश में अगर ये खटाखट की बीमारी अगर आई है तो ये आम आदमी पार्टी लाई, और आम आदमी पार्टी की देखा देखी कांग्रेस लाई, और राहुल गांधी सबसे बड़े इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस बीमारी को, जो दिल्ली की छोटी सी बीमारी थी, उन्होंने इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा के रूप में बना दिया। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर झूठे वादे किए, घूम घूम कर खटाखट खटाखट खटाखट। प्रियंका गांधी कहती है मोदी जी को हम बताएंगे कैसे खटाखट खटाखट खटाखट, और आज जो है हिमाचल प्रदेश और स्थिति क्या हो रही है, कर्नाटक की क्या स्थिति हो रही है, मैं कह रहा हूं उसके बाद ये देना पड़ा। मैं बीजेपी को भी अब मानता हूं, बीजेपी भी इस लाइन पर आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें सर्वाइव करना है तो आज सर्वाइव करने के लिए ये एक नुस्खा बन गया है। और इसकी बीमारी की जड़ कौन है? बीमारी की जड़ अरविंद केजरीवाल है, और बीमारी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले राहुल गांधी हैं। तो इसीलिए मैं आज राहुल गांधी के ऊपर बार बार सवाल उठा रहा हूं। आप इधर उधर जाइए, बीजेपी के ऊपर सवाल कीजिए, मैं भी करूंगा बीजेपी से कि भाई आप भी क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं, आप भी क्यों बाकी जगह कर रहे हैं। लेकिन पहले यह तो स्वीकार कीजिए कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की बीमारी को राष्ट्रीय आपदा बना दिया, और आज हर पार्टी जो है इस खेल में घुस गई है। हर पार्टी आज जो है यही खटाखट खटाखट करके चुनाव जीतने का नुस्खा तलाश रही है। पहले इस बात को स्वीकारिए निखिल जैन, उसके बाद दूसरों पे सवाल उठाइए। राहुल गांधी को क्लीन चिट और बाकी सब पे सवाल, जबकि फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की जो बीमारी थी, उस बीमारी को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा राहुल गांधी ने बनाया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बनाया। लेकिन सिद्धार्थ यादव, पहले आपसे सवाल है। अब निखिल रुक जाइए, आप फिर कर्नाटक को ज्ञान देंगे, आप फिर छत्तीसगढ़ को ज्ञान देंगे, तो वो सवाल मैं पूछूंगा, वो आप नहीं पूछेंगे। वो सवाल मैं पूछूंगा ना, वो सवाल मैं सिद्धार्थ यादव से पूछूंगा, आप किस मुंह से पूछेंगे? पहले आप कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां की बीमारियों की बात कर लीजिए, उसके बाद आप बाकी बीमारियों की बात कीजिएगा। सिद्धार्थ यादव, बीमारी तो है ये खटाखट बीमारी, अर्थव्यवस्था पर भारी, लेकिन आपको इस बीमारी का इलाज करना था। आप तो खुद इस बीमारी को जो है आपने बढ़ाने का, इस बीमारी को जो आगे काम बढ़ा दिया। हाँ, आपने बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश में यही किया, उसके बाद अब जो है महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए भी आप यही कर रहे हैं। देखिए अशोक जी, जो एक बात समझने की है वो है कि बीमारी एग्जैक्टली क्या है और ये कौन सी बीमारी है।
हमने कुछ राज्यों में जहां पर हम पे आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फ्रीबी पॉलिटिक्स करी, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल डेस्परेशन में वादा करके और फिर उसको लागू करने का काम कहीं पे भी नहीं करा जिसने उस स्टेट को बैंकरप्सी के कगार पे उतार दिया हो। अगर हमने मध्य प्रदेश में किया तो हमने चुनाव से पहले किया, हमने करके दिखाया। हमने दिखाया कि राज्य का समूचा विकास हो भी सकता है और साथ ही साथ कुछ लोगों के हाथ में, एक वर्ग के हाथ में कुछ एक्सपेंस, कुछ कैश आ सकता है ताकि वो इकोनॉमी में उसको और डाल सके और खर्च सके और इकोनॉमी और बूस्ट हो सके। ये हमने एक मॉडल करके दिखाया। सेम चीज हमने महाराष्ट्र में करके दिखाई, हरियाणा में तो हमने नहीं करा। हम तो इस पॉलिसी को जिस राज्य के पास क्या पता उस बजट में वो सक्षमता हो या ना हो, हर जगह इसको लागू किया जाए और देशव्यापी कहा जाए कि खटाखट खटाखट बस ये फॉर्म ले लीजिए, इस फॉर्म को आप जमा कर दीजिएगा और उसके बाद आपको 1 तारीख से पैसे आने लग जाएंगे। हमने तो नहीं कहा, ना हमने देश के चुनाव में कहा, अभी हम झारखंड में लड़ रहे हैं, हमने वहां पे भी नहीं कहा, हमने हरियाणा का चुनाव जीता, हमने यहां पे भी नहीं कहा। तो इस बात को तो समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर को बिल्कुल विश्वास करती है, उसका समर्थन करती है और जहां पर संभव हो, जिस इकोनॉमी में अलाउ किया जा सकता है, जहां के लोगों को कुछ सुविधा दी जा सकती है, वहां पे इसको करना चाहिए। ये है पहली बात। दूसरी बात अशोक जी, एक मिनट आगे बढ़े उससे पहले जो निखिल जैन ने कहा अनकंडीशनल जो मनी है, ये भी तो अनकंडीशन, ठीक है, गरीबों के लिए उनके लिए योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन अनकंडीशनल मनी यही तो है ना कि कभी लाडली बहना के नाम से, कभी किसी नाम से, किसी को 1,500, किसी को बिना किसी कंडीशन के आपको पैसे मिल रहे हैं। तो वो अनकंडीशनल मनी क्या आपको लगता है किसी भी देश राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्या वो एक वो सही स्कीम हो सकती है? क्या वो एक मॉडल हो सकता है, रोल मॉडल हो सकता है? देखिए अशोक जी, निश्चित रूप से इस पे बहुत विचार होंगे और सभी विचार वेलकम है। ये एक बहुत फिजिकल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है और जिस पर देश को सर्वव्यापी चर्चा करनी चाहिए, इसमें कोई दोराहे नहीं है। और चर्चा करके जो हमारे लिए बेस्ट मॉडल हो वो निकलना चाहिए। एक विचार तो निश्चित रूप से है जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि भाई कुछ वर्गों को जिनको शायद आवश्यकता हो उनको कुछ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, कुछ उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर दिया जाता है तो वो भी उसको इकोनॉमी में डालेंगे, उससे भी इकोनॉमी बूस्ट होती है और चीज आगे निकलती है। और साथ ही साथ आपके राज्य का कोष भी ठीक रहना चाहिए और विकास भी चहुमुखी होना चाहिए। मात्र इसको करने से पूरा खजाना खाली हो जाए तो ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पे अन्य विचार भी हो तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। पर जो बीमारी है अशोक जी, जो आपने कहा, मैं उस पर बात उठाना चाहता हूं। चुनावी डेस्परेशन के कारण चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे करना जो आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर सकते। क्या हुआ पंजाब के अंदर? इनने बहुत वादे किया, आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतते ही कहा कि केंद्र हमको वादे पूरे करने का पैसा दे। क्या हुआ हिमाचल के अंदर? ओपीएस कहा, भारतीय जनता पार्टी को भी तो वोट बैंक की चिंता हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हमें पेंशन स्कीम के लिए कुछ व्यापक चर्चा करनी चाहिए क्योंकि वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम का जो फिजिकल एक बर्डन है वो बहुत भारी है किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी केंद्र सरकार के लिए। पर हिमाचल में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नहीं नहीं हम करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल डेस्परेशन है, पावर में आना है। तनख्वाह नहीं दे पाए, पेंशन छोड़िए आप, तनख्वाह नहीं दे पाए, राज्य को कंगाली के कगार पे ले गए। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हम बस फेयर को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। बस फेयर महिलाओं के लिए फ्री किया तो सबके लिए महंगा कर दिया, सब कुछ पूरे राज्य में महंगा कर दिया। अगर ये आपका पॉलिटिकल फिजिकल मॉडल हो और ये अगर आपके राज्य को चलाने का तरीका हो तो खड़गे जी जो सलाह दे रही है, ये सलाह नहीं, ये कन्फेशन है। वो भी डर चुके हैं। उनके जो राज्य जहां पे उनका शासन है, जहां कांग्रेस पार्टी शासन में है, वो समझ चुके हैं कि अब उन राज्यों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं वहां के लोग प्रश्न उठा रहे हैं। आज कर्नाटक बेंगलोर निगम के पास पैसा नहीं है सफाई के लिए, उनको फंड नहीं मिल पा रहे। कर्नाटक के हर पक्ष में, हर डिपार्टमेंट में आज कहीं ना कहीं कोई डेफिसिट हो चुका है, कहीं कोई बैंक्रप्सी आ रही है, कहीं पे कोई ड्यूज है जो वो क्लियर नहीं कर पा रही। अगर राज्य ऐसे चलाए जाएंगे तो एक गड़बड़ है। और अगर केंद्र सरकार, अगर हम अपना उदाहरण दें, हमने भी कहा कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, पर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ अशोक जी, 10 लाख करोड़ का। देश के अंदर ब्रिज भी बन रहे हैं, रेल भी बन रही है, वंदे भारत मेट्रो भी आ रही है, सबको जल से नल भी मिल रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ किसानों के पास अगर पैसा भी मिल रहा है जो पहले अन्य रूपों से दिया जाता था, कहीं सब्सिडी दी जाती थी, कई बाद में, अगर उसका रूप बदला गया और उनको और फायदा मिला है तो मैं मानता हूं कि ऐसे अच्छे फिजिकल मॉडल्स पर चर्चा होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसी के। ठीक है निखिल, मैं आऊंगा एक मिनट। नंद किशोर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि नंद किशोर जी दिल्ली की राजनीति के जो है बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और मैं तो फिर बार बार कह रहा हूं, ये जो फ्रीबीज की जो शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत जो है दिल्ली से ही हुई। बोलिए नंद किशोर जी। मैं समझता हूं कि जो आपने आज ये विषय लिया है, मैं तो तारीफ करूंगा खड़गे जी की कि उन्होंने
स्वयं माना है, क्योंकि मंत्री रहे हैं केंद्र में, एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, और उन्होंने आज कन्नड़ भाषा में अपने लोगों को समझाने के लिए बोला। मैं उसकी तारीफ करता हूँ और इसको कोई क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इस बात को समझा। गरीब लोगों को चीजें मिले समझ में आती, अन्य 80 करोड़ लोगों को मिलता है, सबको मिलता है। एक टारगेटेड ग्रुप है जिसको आवश्यकता थी, कोरोना के बाद लगातार मिलता है। परंतु जिस प्रकार से ये देना शुरू कर दिया, स्कूटी से लेकर, जो चीज की इच्छा नहीं है, जिस चीज के लिए चलाने के लिए साधन नहीं है, मोदी जी ने दूर की सोची कि हर घर के ऊपर बिजली का 2 किलोवाट 4 किलोवाट का सोलर वो लग जाए, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। कि उनको भी पता है कि लगातार 5 रुपए 6 रुपए यूनिट की बिजली लगातार आप 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री नहीं दे सकते। और किसको फ्री मिल रही है? दिल्ली का मॉडल पता नहीं आप लोग स्टडी क्यों नहीं करते, और जैन साहब अपने आप को अर्थशास्त्री रूप से बताते हैं। आज 16 रुपए यूनिट दिल्ली के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, सब में 16 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। तो फिर कैसे कोई कह रहे हैं कि हम सब गरीब बच्चे ही तो पढ़े ना, उन हॉस्पिटलों में उन्हीं का इलाज होता है, जिनको 16 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है। एक मिनट नंदकिशोर जी, एक मिनट रुकिएगा। नंदकिशोर जी एक मिनट रुकिएगा, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं अपने टीम से अनुरोध करता हूं आपका कनेक्शन ठीक करे, मैं आपके पास फिर आऊंगा। लेकिन आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो आपने जैसे बताया कि एजुकेशनल जगह से बाकी सब जगह से 16 रुपए यूनिट ली जा रही है, तो इसका मतलब है कि फ्री की कोई चीज़ नहीं होती, वो एक जेब से निकाली जाएगी, दूसरी जेब में दी जाएगी। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट के लिए। एक तो ये बात। दूसरी बात, आपने बहुत सही एक उदाहरण दिया, और जो देश को समझना चाहिए कि मुफ्त बिजली जो है, जैसे जो केजरीवाल का मॉडल है, या कोई और अगर स्टेट करना चाहती है, पंजाब में जैसे ऐलान किया, उसके लिए सही तरीका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरीका समझाया कि भाई आपको फ्री की बिजली मिल सकती है। और उसका मॉडल ये हो सकता है कि आप अपने घर के ऊपर जो है सोलर पैनल लगाएं, और सूर्य जो बिजली योजना है, सूर्य घर बिजली योजना, उसके तहत पैनल आप लगाएं, बिजली आप अपने लिए भी लें, और साथ साथ अगर ज्यादा बिजली हो जाती है तो उससे आप लाभ कमाएं। तो ऐसी योजनाएं अगर होती हैं तो मुझे लगता है उससे गरीबों का भी फायदा है, देश का भी फायदा है। लेकिन बिजली उत्पादन कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको फ्री बांटने का, क्योंकि आप चाहते हैं आपका वोट बैंक जो है खुश रहे, मुझे लगता है वो मॉडल जो है देश को चौपट करने वाला है। निखिल जी बोलिए जल्द। लेकिन निखिल जी, आप इससे पहले बोले, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, बाकी सब चीज़ों पर डिबेट होती रहेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये कुछ टाइमिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना राजनीति में, तो आप तो राजनीति समझते हैं। ये उनकी जो खड़गे जी का जो बयान है, इसकी टाइमिंग क्या है? क्या ये अपना हिसाब चुकता कर रहे थे, जो उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की जो नॉमिनेशन दाखिल करते वक्त जो उनके साथ हुआ, क्या वो उसका हिसाब बराबर कर रहे थे, या क्या वजह है इस टाइमिंग का? अशोक जी, पहली बात तो मैंने पिछली दफा भी आई थिंक शायद आपके ही चैनल पे डिबेट हुई थी कि खड़गे जी को बाहर रखा गया। मैंने तब भी डिस्प्यूट कर रहा था कि जो बीजेपी ने वीडियो निकाली है, मैंने इस पे डिबेट नहीं की, पहली बार मैं ये विषय उठा रहा हूँ। तो शायद किसी और चैनल पे ये बात हुई होगी कि जो वीडियो बीजेपी ने, अमित मालवीय ने उस समय ट्वीट करा था खड़गे जी को ऐसे दरवाजे से झांकते हुए, मुझे वो वीडियो फेक लग रहा था। उस वीडियो की आज तक कोई पुष्टि हुई नहीं है, ना खड़गे जी ने, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, ना किसी जर्नलिस्ट ने, किसी ने उसकी पुष्टि नहीं करी है। नहीं, वो वीडियो तो मेरे को साफ साफ फेक लगती है। उसके बाद जब हमने साफ साफ चित्रण देख लिए कि खड़गे जी अंदर बैठे हैं गांधी परिवार के साथ नामांकन के बाद, उसका इस चीज का कोई मुद्दा बनाए जाना और ये कहना कि खड़गे जी गांधी से बदला ले रहे हैं, कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, ये ऐसी बदले की राजनीति शायद भाजपा में होती होगी, मैंने रिसेंट समय में कांग्रेस में होती हुई देखी नहीं है। दूसरी बात जो मैं पहले एक बात कह दूं, दूसरी बात से आप जाए, एक बात कह दूं। पहली बात तो वो वीडियो उसी समय की है, फेक। वो घटनाक्रम एक पूरा जो है, वो घटनाक्रम भी आया कि पहले वो बाहर खड़े थे, झांक रहे थे, उसके बाद जो है उनको थोड़ी देर बाद जो अंदर बुलाया गया, तो वो फेक तो नहीं है। हाँ, उसके आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी पहले किसी ने देखा नहीं, वो एक अलग विषय हो सकता है उसके घटनाक्रम को लेकर। और क्योंकि सीताराम केसरी की धोती खुलने को भी आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई उनकी धोती खुली, वो फेक थी, वो तो सही थी। वो सीताराम केसरी जी को बदला लेने का मौका नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है खड़गे जी को सही समय पे मौका मिल गया, उन्होंने हिसाब चुकता कर लिया। लेकिन ठीक है, आप दूसरी बात बोलें। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि केजरीवाल जी ने ये फ्रीबीज देने का एक चलन शुरू करा था।
मैंने फ्रीबीज नहीं कहता, मैंने सामाजिक कल्याण स्कीम कहता हूं। चाहे वो बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाए या बहुत सस्ते दर में स्कूल में एजुकेशन हो, कॉलेज में एजुकेशन हो, गरीबों को मुफ्त बिजली हो, ये सब सामाजिक कल्याण की नीतियां हैं। और ये केजरीवाल जी ने 2015 में नहीं शुरू करी, ये उससे पहले से कांग्रेस सरकारें और देश की अन्य सरकारें करती आई हैं। जब किसानों को सस्ते में या मुफ्त में बिजली दी गई है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी गई है, एजुकेशन पे सब्सिडी दी गई है, इन्हीं कारणों की वजह से आज हमारा देश के का एक आम किसान आगे बढ़ के पढ़ लिख के उसका बच्चा गूगल में नौकरी कर पा रहा है, देश का एक चाय वाला नहीं, देश का सुनिए, प्रधानमंत्री नहीं, बन निखिल पाया। जी एक मिनट, इन्हीं निखिल जी नीतियों एक मिनट, का निखिल जी एक मिनट, हमें सराहना करनी निखिल जी चाहिए। एक मिनट, निखिल जी एक मिनट। देखिए, किसी को सब्सिडी दी जाए, गरीबों को सब्सिडी दी जाए, किसानों को सब्सिडी, हाँ आरो सिद्धार्थ जी एक मिनट, किसी को सब्सिडी दी जाए, उसका विरोध मुझे नहीं लगता किसी को करना चाहिए। किसानों को आज 2000 रुपये मोदी सरकार दे रही है, वो भी बड़ा अच्छा कर रही है। आपकी सरकार सब्सिडी देती थी, वो भी बड़ा अच्छा, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो मुफ्त की कहा ना, सब्सिडी देने में और मुफ्त की, दिल्ली में हर किसी को जो है मुफ्त की बिजली मिलेगी, मुफ्त की पानी मिलेगा, जो है ये मुफ्त, मैं इस मुफ्त की बच्चों को एजुकेशन का कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हर घर में लोगों ने जो है अपने पांच मंजिला भवन में, इमारतों में हर मंजिल पर एक नया मीटर लगा दिया ताकि जो है मुफ्त की बिजली का हो सके। 5-5 एसी घर में लगे हैं लेकिन फिर भी मुफ्त की बिजली मिल रही है। उसका विरोध उसका है, इस बात को समझिए। एक मिनट रुकिए, सिद्धार्थ जी बोलिए। नहीं, मेरा विरोध कह रहा हूं ना, मुफ्त की, हर किसी को मुफ्त देने का, बिना किसी, अभी आपने कहा अनकंडीशनल, तो मैं उस अनकंडीशनल जो है पैसा देने का मैं वो कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को सब्सिडी देना या बच्चों को एजुकेशन देना गलत है, आप दीजिए ना, बहुत अच्छी बात है, उससे किसी का विरोध नहीं हो सकता। सिद्धार्थ जी बोलिए। छोटी सी अपनी बात पूरी कर लूं। एक मिनट, मैं आ रहा हूं क्योंकि आप गलत ट्रैक पे जा रहे थे। मैंने कहा मुझे उसका कोई विरोध नहीं है, कोई किसी को विरोध नहीं होना चाहिए और ना कोई कर रहा है यहाँ पे। सिद्धार्थ जी बोलिए। अशोक जी, मैं एक छोटी सी बात जोड़ दूं बस। वैसे तो निखिल जी मित्र हैं, पर मुझे थोड़ा सा डर हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के तो मूड में नहीं आ रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा। पहली बात उन्होंने जब शुरू करी तो उनका अनकंडीशनल जो दिया जाता है बहुत गड़बड़ है, कंडीशनल दिया जाना चाहिए। और जैसी आम आदमी पार्टी की बात है, उनका फ्री बिजली, तो ये तो सामाजिक कल्याण है, ये सामाजिक कल्याण का काम है। फ्री बिजली के लिए कौन सी मेहनत करवा रहे हैं आप, जो उसके बाद फ्री बिजली दी जा रही है निखिल जैन जी। पर कई बार हो सकता है मन में कुछ बात चल रही हो, दिल्ली के चुनाव भी आ रहे हैं, अभी हो सकता है फाइनल ना हुआ, बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हुआ हो। अभी फाइनल तो होगा नहीं, पर निखिल जी क्या फाइनल करते हैं वो पता नहीं। देख, पर मैं एक बात जो अशोक जी कहना चाहता हूं ये है, आप फ्री बिजली देना चाहते हैं, फ्री पानी देना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, निखिल जी देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल देना चाहते हैं, रोज दीजिए, सबको दीजिए। 300 यूनिट क्यों, सबको दे दीजिए। पर आप कहें कि 2015 में यमुना साफ हो जाएगी, फिर 2016 में, 17 में, 18 में, 22 में, 23 में, 24 में, तो यमुना भी साफ करिए। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पिछले 10 साल में नहीं आया, वो भी करके दिखाइए। आप दिल्ली के अंदर नए कॉलेजेस नहीं बना पाए, एक भी नया कॉलेज नहीं बना पाए, वो भी करके दिखाइए। दिल्ली के 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार से फंडेड है, उनमें तनख्वाह नहीं गई 6 महीने से टीचर्स की, वो भी दीजिए। आप अगर एक एक्सपेंस पे करेंगे और उसके बाद अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए एक वर्ग को देंगे और पूरी दिल्ली को खाली कर देंगे, गड़बड़ है। दिल्ली पहली बार 30 सालों में पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में गया, कौन जिम्मेवार है? अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो फिर कौन है? ये जब प्रश्न पूछा जाएगा तब इस बात की गहराई में जाएंगे। ये लोग राजनीतिक मजबूरी के कारण अशोक जी अपनी ऐसी एक चक्र दिखाते हैं कि हम सब कुछ फ्री में देंगे, हम सबसे बड़े सामाजिक कल्याण के पुरोधा हैं, और कहीं ना कहीं किसी की जेब से निकाल कर, टैक्स पेयर्स की जेबों से निकाल करके अपने अपने राज्य को गर्त में धकेलते हैं। ये समस्या की जड़ है और जब तक इस पे काम नहीं होगा समस्या हल नहीं होगी। ठीक है, अशोक यादव जी, मैं निखिल जी आ रहा हूं, 1 मिनट, अशोक यादव जी को डिबेट में ले आऊं। अशोक यादव जी, खटाखट से तो बहुत प्रभावित जो है आपके अखिलेश यादव जी भी थे। मैं देख रहा था, उन्होंने भी बड़ी खटाखट वो भी बड़े वादे कर रहे थे। खड़गे जी की सलाह या अखिलेश यादव जी ने भी सुन ली, उनको लगा कि सही सलाह है? देखिए अशोक जी, खटाखट की बात जहां तक है, राहुल गांधी जी जो खटाखट की बात कर रहे थे तो जनता को देने की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने खटाखट करके 12 लाख करोड़ के लगभग पैसा अपने चहेते उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया। खटाखट यही मोदी सरकार है जो देश के ऊपर 55 लाख करोड़ से बढ़ाकर लगभग 155 लाख करोड़ का खटाखट विदेशी कर्ज ला रही है। यही मोदी सरकार है जो किसानों को एक तरफ तो 500 रुपए देती है किसान सम्मान निधि, लेकिन खटाखट उनके बोरी से 10 किलो यूरिया भी निकाल लिया। एक तरफ मोदी सरकार 5 किलो राशन देती है और वहीं पे दूसरी तरफ खटाखट करके सिलेंडर का दाम जो है डबल कर दिया, 1000 कर दिया। तो आप देखिए इस तरह की जो चीजें हो रही हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है। राहुल जी तो जनता की बात कर रहे थे, अखिलेश जी तो जनता की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं? बात करते हैं जनता की, लेकिन हित साधते हैं
उद्योगपतियों की। देखिए कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं है अशोक जी, नथिंग इज फ्री। आप उसके बदले कुछ न कुछ सरकार एक जेब में देगी, दूसरे जेब में निकालेगी। मैंने एग्जांपल दिया ना, अभी किसान सम्मान निधि के वो एग्जांपल मैंने दिया, मैंने एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल दिया। कोई भी चीज अगर सरकार दे रही है, अगर 1 रुपया दे रही है तो 10 रुपए ले रही है। और खास तौर से ये मोदी सरकार, कहते हैं ना माननीय मोदी जी का एक मैंने कहीं सुना बड़ा पुराना कि व्यापार तो हमारे खून में है। तो अगर राजा व्यापार करने पे उतारू हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राजा तो फिर राजा होता है ना। राजा अगर व्यापारिक तरह इस जनता को ट्रीट करेगा अशोक जी, तो जनता ऐसे ही मतलब कपड़े की तरह निचोड़ दी जाएगी। वही हालत है। आप लाख बातें कर लीजिए, लेकिन जो हालात इस देश में है अशोक जी, वास्तव में ऐसे हैं कि सरकार कहती है कि हम ये दे रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे। दिखता तो वो है, अच्छा, लेकिन मैं आपसे राहुल जी की बात करूंगा, लेकिन मुझे अशोक यादव जी आपके पूरे बयान पर एक बड़ी आपत्ति है। आपत्ति यह है, एक मिनट आ रहा हूं नंदकिशोर जी, आपत्ति यह है कि आपने उद्योगपतियों की बात करी, आपने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। कितनी गलत बात है। कोई डिबेट आजकल को है, आजकल कोई डिबेट सुनिए तो सही मेरी, अरे मैं बता रहा हूं, अभी आप बोलिएगा, मौका दूंगा। कोई डिबेट आजकल बिना अडानी अंबानी के तो पूरी होती नहीं, आप लोगों की इंडी गठबंधन की ओर से जो आते हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाया कि आप वो नाम लेना भूल गए, या हो सकता है आपने वो 100 करोड़ का चेक लेते हुए तस्वीर देख ली हो, जो 100 करोड़ का अडानी से जो चेक ले रहे थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। हो सकता है आपने वो तस्वीर देख ली है, उसके लिए आपने सोचा हो कि अब अडानी है। लेकिन मैंने बस आपको याद दिलाया कि सर थोड़ा सा अडानी अंबानी का नाम भी ले लेते, 12,000 करोड़। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, 12,000 करोड़ पे सिद्धार्थ यादव एक्सप्लेन कर दे। सिद्धार्थ यादव जी देखिए, बार बार आरोप यही लगते हैं कि आपकी सरकार जो है उद्योगपतियों को तो सब, और ये ठीक है ना, देश में गरीब लोग हैं, अगर उनको कुछ फ्री का मिल रहा है, उनको भैया 1,500 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है, वो तो छोटी सी रकम है। विपक्ष कहता है आपने 12,000 करोड़ वो उद्योगपतियों के माफ कर दिए। तो फिर जब उद्योगपतियों को आप पैसा दे देते तो फिर गरीबों को क्यों नहीं? देखिए अशोक जी, मैं कहता हूं कि कुछ चीजों पर भ्रांतियां बहुत जल्द खत्म होनी चाहिए, और खासकर तब जब उनको लेकर के अवेलेबल रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में हो, ऑथेंटिकेटेड हो। भारत सरकार ने एक व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट देश की संसद के पटल पर रखा था। आपके सभी पैनलिस्ट, सभी व्यूअर्स जाकर के उस व्हाइट पेपर को एंगेज देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। देश में कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कांग्रेस के समय में थे, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब बने, कितना डेट उनका क्लियर किया गया, कौन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ा क्योंकि वो एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं, और वो किसके कारण से क्या शेयर हर साल रहा, वो पूरा व्हाइट पेपर में अवेलेबल है। जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2009 से लेकर के 2014 के बीच में बने, उतने भारत के इतिहास में कभी नहीं बने, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार उस समय में चल रही थी, उन्होंने ऊपर से ढक करके तो दिखाने की कोशिश करी अच्छा है, और अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला करते चले गए, और उसी का परिणाम था कि भारत फ्रेजाइल 5 पे पहुंच चुका था 2014 में। आज हम फैंटास्टिक 5 पर हैं। आज हमारी इकोनॉमी क्या है और क्या होगी, अगर इसमें वास्तव की सीरियस डिस्कशन में एंगेज करना हो तो समझ में आए। पर हम पॉलिटिकल मजबूरी है, प्रवक्ता बैठे हैं, पार्टी की बात कहनी है। जो अखिलेश जी, जिनकी पार्टी के नेता ये कह सकते हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, मत लगवाओ, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर, उद्योगपतियों पर क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, मेरा उसमें गुरेज है। पर अडानी से इतनी दिक्कत थी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ क्यों खड़ा कर दिया? वो तो कांग्रेस के थे। अडानी से इतनी दिक्कत है तो क्यों वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो? अभी 1 महीना पहले उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा सिद्धार्थ जी 100 करोड़ ले लिया, उसके बाद ही तो उन्होंने नाम नहीं लिया। मैंने तो याद दिलाया उनको कि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। अब 100 करोड़ की तस्वीर आ गई है तो फिर अडानी का नाम कैसे लिया जाएगा? ये कैसे लेंगे? मजबूरी है अशोक जी, ये भी एक समस्या। तो मैंने याद दिलाया कि भाई आपकी बात अधूरी है, क्योंकि आजकल बिना कोई उनके नाम लिए तो डिबेट पूरी होती नहीं। नंदकिशोर जी 1 मिनट आऊंगा आपके पास। मैं दिव्यांश काला कोई पहले डिबेट में लाया। दिव्यांश भाई ये देखिए, आज की तारीख में अभी जो अशोक यादव जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई फ्री की कोई चीज़ नहीं होती, एक जेब से निकालेंगे दूसरी जेब में दे देंगे, और हर पार्टी जो है इस होड़ में अब शामिल हो गई है। क्या ये कह सकते हैं कि खड़गे जी की सलाह जो है वो अब हर पार्टी को माननी चाहिए अगर आप चाहते हैं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे? लेकिन दूसरी तरफ गरीबों के भी ख्याल है, गरीबों के लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारी तो बनती है, चाहे किसी की सरकार हो। देखिए अशोक जी, एक बात ऐसी है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कर रहे हैं वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अगर कहा जाए जिसे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कह सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में, वो एक प्रकार की वो बात है कि जो योग्य है उनको वो मिल रहा है। और अब अगर खड़गे जी के बयान की आज बात की जाए, कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति देखिए,
खड़गे जी ने ना केवल कांग्रेस को एक नैतिक आईना दिखाया, मगर एक पॉलिसी रिफॉर्म की ओर भी ले जाने के लिए एक बड़ी बात कही है। कांग्रेस के तेलंगाना में इसी साल 2024 के जब चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो चुनाव प्रचार में तेलंगाना विधानसभा के उसमें जो वादे किए थे कि हम 100 दिन में, जैसे उदाहरण के रूप में 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, और ऐसे तमाम प्रकार के लगभग 13-14 ऐसे कुछ वादे किए, उनको उन्होंने पूर्ण नहीं किया। ये एक बड़ी महत्व की बात है। और हिम्मत देखिए कि मुख्यमंत्री चुनाव में कह रहे हैं कि आप हमें अगर वोट नहीं दे पाते हैं तो हम उन वादों को पूरा नहीं कर सकते। ये ऑन रिकॉर्ड है। हिमाचल की स्थिति देखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने बोला कि विधायकों मंत्रियों को अपना वेतन या टीए डीए छोड़ना पड़ेगा, उसके अगले ही बाइट, ट्विटर पे वो बाइट है विक्रमादित्य सिंह की, कि गांजा को वैध किया। 1985 में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आपने गांजा को इलीगल किया था। आप नीचे कर्नाटक आ जाइए, एससी एसटी राहत कोष का 14,000 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर रहे हैं। योजनाएं आप अपनी विकास की योजनाएं नहीं पूरी कर पा रहे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि हमें 1 साल के लिए विकास रोकना पड़ेगा। क्या इस प्रकार की बातें राजनीतिक रूप से कांग्रेस को फायदा कितना देती है या नहीं पता, पर हरियाणा चुनाव ने वास्तव में इसका आईना दिखाया। हरियाणा में कांग्रेस ने क्या वादे किए? 2,000 रुपए महिलाओं को भत्ता, 6,000 बुजुर्गों को पेंशन, पर क्या हाल हुआ? तो क्या ये प्रश्न आज खड़ा होता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, कांग्रेस को नैतिक आईना दिखाया है क्या, और पॉलिसी रिफॉर्म की ओर जाने के लिए बोला है? पॉलिसी रिफॉर्म्स की ओर जाना चाहिए क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी को? जहां से शुरू हुए थे वहीं पे बात आ रही है। लेकिन नंदकिशोर गर्ग जी, जल्दी से आपका इंटरवेंशन, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा छोटा सा। अशोक जी, मेरा मानना है कि दिल्ली मॉडल जिसका आपने जिक्र किया, दिल्ली के अंदर जितने मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, दिल्ली में मोस्टली रहते हैं, दिल्ली में कोई एक नया डॉक्टर पिछले 4 साल में रखा तो मैं कहीं मिलने को, एक डॉक्टर, एक टीचर नहीं रखे, एक स्कूल नया नहीं खुला। इंस्पायर की दिल्ली की आबादी 3 करोड़ को टच कर रही, परंतु सेमी पक्का स्कूल बनाकर, ग्रेनाइट लगाकर, उसके अंदर 100 रुपए वाली चीज पे 500 चार्ज करके, आज क्या आपको मालूम है BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज सेमी पक्का स्ट्रक्चर में चल रहा है पिछले 15 साल से। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा। मोहल्ला नाम चलेगी अंदर ताकि सारे चीजें होंगे, सब बंद हो गई। कोई देखना ही नहीं चाह रहा। दिल्ली के अंदर मुंडका से अब नांगलोई तक की सड़क पिछले 4 महीने से 4-4 इंच पानी में आ चुकी। मेन हाईवे, नेशनल हाईवे डूबी पड़ी है। दिल्ली के अंदर कूड़ा उठता नहीं, पहाड़ बनते चले गए। एक सफाई कर्मचारियों का वेतन बांट के अध्यापकों का रुका हुआ, उसे कोई बताएगा नहीं। ना पॉलिटिकल लोग मेहनत करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बाकी लोग भी तथ्यों के साथ आए भाई। पार्टियों की बात करते करते कब तक डूबोगे इस राजनीति? मैं खड़गे जी की फिर तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने हिम्मत दिखाई सत्य बोलने की। और मुझे लगता है कि जो हमारे भी लोग जो बैठे, जो बीजेपी वाले, उनको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि टारगेटेड ग्रुप तक तो पैसा जाए, समझ में आता है। परंतु दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 5,000 रुपया पेंशन हो जाए बुजुर्गों को। मजबूरी में आपको समर्थन चाहिए, कर गया। जमानत जब क्यों हुई उसके आज? अगर 5,000 करने वाला किसानों का हितैषी था, 14 फसलों पर MSP हरियाणा खरीद पा रहा है, पंजाब नहीं खरीद पा रहा। पंजाब में किसान रास्ता रोके बैठे, फिर कह रहे मेरा जो फसल उठा के रखे कहाँ? ये सारी विरोधाभास है। अरे विरोधाभास लंबे नहीं चला। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, ये विरोधाभास है। और इसीलिए मैं ये सवाल फिर उठाना चाहता हूं, क्या ये खटाखट, क्या ये बीमारी है जो अर्थव्यवस्था पर भारी है? ये मुझे लगता है देश को आज समझना पड़ेगा। और इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर ये राजनीतिक रूप से जो है, ये नारे तो चलते रहेंगे लेकिन देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। निखिल जी, अब जब खड़गे जी की सलाह आपने शुरू में ही कहा कि सबको माननी चाहिए, तो फिर हम ये स्वीकार करें कि खटाखट एक बीमारी है, उसके बाद सबको स्वीकार करें कि भाई ये चीज गलत है। सब पार्टियों की नैतिक जिम्मेदारी है। खड़गे जी ने सबको नैतिक आईना दिखाया, लेकिन पहले हम स्वीकार तो करें खटाखट एक बीमारी है।
अशोक जी, जब तक सामाजिक कल्याण की नीतियां बजट को ध्यान में रखते हुए जनता को, देश के नागरिकों को दी जा सकती हैं, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर बजट के नहीं आप नहीं नहीं बहुत नहीं, मैं क्या एक्सीड कह रहा हूं, करके ये सुनिए, करने ना लगे ना ना तब ना, बीमारी। आप ना ना ना, मेरा मूल सवाल समझिए। मैं कह रहा हूं कि चुनावों में ये कहना खटाखट, मैं ये कह रहा हूं कि आप सामाजिक योजनाएं बनाए ना बजट देखकर, यही तो खड़गे जी की सलाह है। लेकिन वो सलाह जो है वो, फिर मैं कह रहा हूं ना, बीमारी तो खटाखट से शुरू हो जाती है ना, कि खटाखट आपको अशोक जी, पैसा मैं जरा मिलेंगे। जब आप सुनिए ना, जरा जब सा आप मैं नंबर पूरे चुनाव में, मैं फिर कह रहा हूं, आप जरा जून का वीडियोस उठा के देखिए, पूरे सोशल मीडिया पे वो महिलाएं जो हैं अपना एक कार्ड लेकर के कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी थी, और उस कार्ड में लिखा था कि 1 तारीख को आप ये फॉर्म जो है कांग्रेस मुख्यालय में जमा करा दीजिए, आपके अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट गिरेंगे। मैं कह रहा हूं ये खटाखट बीमारी है। आप सामाजिक योजनाएं लाइए, यही तो कह रहा हूं, आप बजट बनाइए, सामाजिक योजनाएं लाइए, गरीबों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, लेकिन हर किसी को पर्चा बांट दो कि लो भैया ये पर्चा साइन करो और कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाना, खटाखट 8.5। ये खटाखट एक बीमारी है, इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी पे मैं आऊंगा दोबारा, निखिल जी, इसी पे आऊंगा मैं दोबारा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। खटाखट एक बीमारी है, स्वीकार कीजिए, उसके बाद सामाजिक योजनाओं के लिए जो बजट बनाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। इस ब्रेक के बाद कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं खटाखट बीमारी अर्थव्यवस्था पर भारी। खड़गे जी ने तो बता दिया कि भाई ये जो खटाखट कहते हैं ना, 8,500 रुपए गिर जाएंगे, इतने गिर जाएंगे, उतने गिर जाएंगे, हमें जिता दो, ये सब जो है ना, पहले बजट देखिए, बजट के बाद जो है योजनाएं बनाई। लेकिन सवाल ये है, खड़गे जी ने जो सलाह दी, यूं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है वो, लेकिन क्या राहुल गांधी ने उनकी सलाह सुनी? क्या राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने ये गलत खटाखट जो योजनाएं लॉन्च करने की कोशिश की थी, ये ठीक नहीं है? क्या राहुल गांधी ने खड़गे जी की सलाह सुनी? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में ये, इसी पर हम बात कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी से, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, नंदकिशोर गर्ग जी बीजेपी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिव्यांश काला लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो निखिल जैन जी, जल्दी से, तो क्या खटाखट एक बीमारी, अर्थव्यवस्था पर भारी? इसका मैं सिर्फ नंबर से जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि कर्नाटका का हमने एक विस्तार में चर्चा करी है। कर्नाटका सरकार को 3,13,000 करोड़ के रिसीट्स है और उन्होंने 3,18,000 करोड़ का खर्चा करा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई थी तो 77,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विच इज मोटा मोटा 1/4, 24%। उधार जो सरकार को लेना पड़ेगा अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए, जिसमें स्कीम, खटाखट, फटाखट, फ्रीबी, पुल, ब्रिज सब कुछ आ जाता है, वो केवल 1.5% है बजट का। यहीं पर अगर मैं भारत सरकार से कंपेयर करूं तो उनकी रिसीट्स हैं 32 लाख करोड़ की, एक्सपेंडिचर है 48 लाख करोड़ का और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11 लाख करोड़ का, यानी कि 23%, कर्नाटका से कम। और डेफिसिट जो है वो है 33%। मतलब भारत सरकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के दौरान में जो खर्चा कर रही है, 1/3 कर्ज का है। 33% हर साल कर्ज ले रही है भारत सरकार। वो भारत सरकार का से ज्यादा वो भारत के नागरिक ले रहे। कर्नाटका में वो कर्ज की जो दर है वो केवल 1.5% है। तो ये बोलना कि कर्नाटका की सरकार, अगर कर्नाटक की तस्वीर जो है इतनी रोजी है,
तो भाई खड़गे जी को क्या जो है क्या उनको हुआ था, वो तो कह देते बड़ा अच्छा है। खड़गे जी ने क्यों कहा ये? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर खड़गे सर, अगर आप खड़गे जी की सलाह के बाद अगर आप कर्नाटक की रोजी तस्वीर दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है आप सही में खड़गे जी की सलाह को नहीं ले रहे, और मुझे लग रहा है सिद्धार्थ जी सही कह रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप खड़गे जी की सलाह को स्वीकार ही नहीं कर रहे। खड़गे जी की सलाह एकनाथ शिंदे जी के लिए और महायुति की सरकार के लिए है, और साथ ही साथ कांग्रेस। एक सेकंड, मुझे मालूम था ये ट्विस्ट आएगा क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्विस्ट पहले ही आ गया है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस समर्थक, अरे ये तो सलाह उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को दी थी, कर्नाटक के लोगों को नहीं दी थी। ये तो ट्विस्ट आना है, ये ट्विस्ट आना है। और पता है ये ट्विस्ट क्यों आना है? थोड़े दिन सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, थोड़े दिन बाद ये ट्विस्ट जो है राहुल गांधी भी बोले, क्योंकि खड़गे जी की क्या हैसियत है राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी कहें खटाखट पैसा मिलेगा, तो खड़गे जी की कांग्रेस में ऐसी क्या हैसियत है कि वो राहुल गांधी की बात काट दे? तो थोड़े दिन बाद ये ट्विस्ट आएगा, और थोड़े दिन बाद खड़गे जी खुद भी कहते दिखेंगे, क्योंकि उनको भी अध्यक्ष पद रहना है। बिना गांधी परिवार की वरद हस्त के वो अध्यक्ष नहीं रह सकते। इसलिए खड़गे जी थोड़े दिन बाद आपकी सलाह सुनकर कहेंगे मैंने तो महाराष्ट्र के लिए कहा था। ये तो होना है। लेकिन अशोक यादव जी की बात में सर एक मिनट सर सुनिए, एक मिनट मैं आपका एक मिनट सुनिए। आपने जो रोजी तस्वीर दिखाई ना, मैं ये देख रहा था, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, आर्थिक मामले में नहीं जानता, लेकिन मोटा सा एक आंकड़ा बता देता हूं। 2022 में कर्नाटक सरकार की जो देनदारियां थी वो 69,000 करोड़ रुपए की थी, और आज की तारीख में उसकी देनदारियां लगभग 87,000 करोड़ की देनदारी हो गई है। और दुनिया कह रही है, और अगर कर्नाटक की तस्वीर इतनी रोजी होती तो कर्नाटक में जो है वहां पर छूटते ही सरकार जो है बस के किराया, पेट्रोल के पैसे बढ़ाती नहीं। अगर हिमाचल की तस्वीर इतनी रोजी होती तो वहां टॉयलेट टैक्स नहीं लगता, टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगाना पड़ा। तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अगर आपने ये बोला कमर्शियल सुनिए ना, आप कमर्शियल के लिए, अब कमर्शियल के लिए, इसके लिए निजी, उसके लिए, अब इस सब में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अगर सुनिए ना, मैं फिर एक मिनट, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि वो तो कमर्शियल पे लगाया, इस पे नहीं लगाया, उस पे नहीं लगाया। मैं कह रहा हूं अगर ये सब कुछ इतना ही रोजी था तो खड़गे जी को क्या जरूरत थी बोलने की? लेकिन सिद्धार्थ यादव एक मिनट रुकिए, पहले सिद्धार्थ आप जो कह रहे हैं बिजली के दर लास्ट पॉइंट, बिजली के दर पे लास्ट पॉइंट। टाटा पावर जो मुंबई में बिजली सप्लाई करती है, उन्होंने रिसेंटली अपने दर बढ़ाए हैं कि अगर आप 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करेंगे तो आपको 12 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। दिल्ली का बिजली का बिल मेरे सामने है, बीएसईएस राजधानी का, मुझे मुफ्त नहीं मिलती, 6.5 रुपए दर। आपके पास कौन सा बिजली का बिल है? 16 रुपए नहीं है सर बीएसईएस राजधानी का बिल है, बीएसईएस राजधानी का बिल है। 1 पैसा कम हो तो मुझे जुर्माना कहूंगी। स्कूल यहीं पे देख लीजिए सर, 8.5 रुपए सबसे ऊंचा दर है। उन्होंने क्या कहा? एक मिनट ऐसा रुकिए, आप दोनों रुकिए। निखिल जैन अब दिल्ली सरकार को प्रूव कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो बड़ा बढ़िया बिजली का, और जो आप अपने घर का बिजली का बिल दिखा रहे होंगे, और जो नंदकिशोर गर्ग जी कह रहे हैं वो स्कूल कॉलेज बता रहे हैं कमर्शियल, उसमें 16 रुपए कमर्शियल रेट्स लिखे होते हैं इसमें कमर्शियल रेट्स लिखे होते हैं। नहीं, आप कमर्शियल रेट पे दे रहे हैं बिजली। कमर्शियल रेट, हाँ, मेरे ऑफिस की कमर्शियल रेट की बिजली होती है। मेरे ऑफिस की कमर्शियल रेट की बिजली होती है जो 8.5 रुपए की बिजली है। 8.5 रुपए की आपकी बिजली है? 8.5 रुपए की, और बॉम्बे में 12 रुपए की, और 16 रुपए की बिजली कहीं पर भी नहीं। ठीक है, ओके। किलोवाट तक है? सुनिए ना सर, एक मिनट सर सुनिए, मेरे पास समय एक मिनट मेरे पास समय कम है, किसके कितनी किलोवाट पे मैं फिर कह रहा हूँ। निखिल जी अगर आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगा कि चलिए अब मुझे जो है आम आदमी पार्टी के समर्थक अलग से नहीं ढूंढने पड़ेंगे। एक समर्थक जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए बैटिंग करते हुए मेरी मुश्किल आसान हो गई। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, मैं आम आदमी पार्टी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बिजली के रेट में नहीं डिटेल, क्योंकि मुझे लगता है लार्जर तस्वीर की तरफ देखना चाहिए। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, भारत की आर्थिक स्थिति खराब है, कर्नाटक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और जो सुझाव दिया था खड़गे जी ने वो तो महाराष्ट्र के लिए दिया था। देखिए अशोक जी, निखिल जी कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कह रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के दिल्ली में एकमात्र प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि गठबंधन तो बचा नहीं, उन्होंने तो आपस में अलग अलग राह कर ली। पर निखिल जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति बचे हैं जो दोनों की तरफ से बात कर पा रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। पर जो समझने की और महत्वपूर्ण बात है वो ये है, खड़गे जी को मंच पर आकर कहना पड़ा जो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहते हैं। क्या बंद कमरे में अब खड़गे जी को नहीं सुन पा रहे हैं? खड़गे जी वहीं खड़े होकर के कह रहे हैं कि इसका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे शासित राज्यों में आतंक हो जाएगा।
क्या कोई भी अब कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठ करके बंद कमरे में सुनने की हिम्मत नहीं रखता कि उनको मंचों पे आके राहुल जी को और औरों को सुनाना पड़ रहा है? अगर इस बात को समझा जाएगा और उनके कबूलनामे को देखा जाएगा, क्योंकि मात्र स्टेटमेंट नहीं है, ये कबूलनामा है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि उनकी खटाखट नीति, खटाखट पॉलिसी, जिसने हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, अनेक राज्य जहां जहां कांग्रेस आई है वहां पर बैंकरप्सी लाई है, अब वो भी उससे परेशान होते हुए, जनता के आक्रोश को समझते हुए उन्हीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष कबूल करते हुए उनको सलाह दे रहा है। तो अगर ऐसा बात ये पब्लिक मंच पे की जा रही है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं खड़गे जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी जो पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में उस पर भी सवाल निशान खड़े करती है। ओके, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आपकी मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई फ्री में कुछ नहीं होता, एक जेब से लिया जाता है, दूसरे में दे आप, पर आपका खुद का जो पूरा स्टेटमेंट था वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि आपने शुरू में राहुल गांधी जी की तारीफ की कि राहुल गांधी जी बड़ा ये करते हैं, गरीबों का वो करते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने आप वैसे तारीफ करते हैं, वैसे उनको बेचारों को 1-2 सीट भी नहीं देते, उनको जो है आपके लिए जो सारे कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट आपकी टिकट पे उतारने पड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुफ्त का कुछ नहीं होता। तो अगर राहुल गांधी कर रहे थे तो फिर खटाखट सही कैसे हो सकता है? अब तो दो हमारे सामने है ना, या तो राहुल गांधी सही है या खड़गे जी सही है। देखिए, मेरे जो स्टेटमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी तो जो बात कर रहे थे खटाखट देने की, वो जनता को देने की बात कर रहे थे। यहाँ पे मोदी सरकार उद्योगपतियों को इतना 1000 करोड़ दे दिया, ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने कही कि कोई भी सरकार फ्री या कोई भी चीज हो, अशोक जी, ये प्रैक्टिकली सही है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर सरकार, मैं एग्जांपल दिया मैंने, मोदी सरकार, वो अगर वो कुछ दे रही है, 1 रुपए दे रही तो 10 रुपए जनता की जेब से ले रही है। सर, मोदी सरकार 1 रुपए दे रही है, 10 रुपए जनता की जेब से ले रही है। मैं फिर राहुल गांधी पर आ रहा हूं। ये खटाखट स्कीम 1500 रुपए जो देने की थी, यानी 8,500 रुपए देने की थी, तो 8,500 रुपए देकर जनता से 8.5 लाख रुपए वसूला जाता। वो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये कौन सी, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है, वो मैं समझता हूं। लेकिन जब आप कह रहे हैं एक जेब से निकाल के, तो फिर 8,500 रुपए राहुल गांधी वो क्या स्विस बैंक के किसी अकाउंट से निकालकर 8,500 रुपए दे देते? नहीं, आपने मेरी बात को दूसरे तरीके से नहीं, मैं इस पूरे फॉर्मूले को समझना चाहता हूं। आप कह रहे राहुल गांधी गरीबों को देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन 8,500 रुपए लाते कहां से? मेरा मूल सवाल यह है, खड़गे जी जो कह रहे हैं कि बजट नहीं है तो वो चीजें, वो योजनाओं मत करो, खटाखट स्कीमें मत घोषित करो। मैं ये पूछ रहा हूं, 8,500 रुपए लाते, 8.5 लाख रुपए का कर्ज हर व्यक्ति, क्या ये ठीक है? तो खटाखट स्कीम से क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव को 2 कदम पीछे नहीं हटना चाहिए? मेरा मूल सवाल समझिए। मैं सर वही बता रहा था। देखिए, मैंने जो राहुल गांधी जी की बात करी, उसमें अगर 8,500 की बात वो कर रहे हैं, अगर सरकार बनी होती इंडिया गठबंधन की, अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे होते, तो अगर उसके बाद अगर वो इसी तरह काम करते जैसे मोदी सरकार कर रही है कि सिलेंडर का दाम जो डबल कर दिया 5 किलो राशन देके, तो सवाल खड़े होते वहां भी। लेकिन अब उनकी 8,500 रुपए दे देते इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो। देखिए, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उसके तहत जो भी मुद्दे होते हैं हम लोग, और उसके बाद देश की लुटिया डुबो देते 8,500 रुपए। मैं तो यहीं से शुरू करा ना। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को सर, इस बात को स्वीकार कीजिए, पहले समझिए कि भाई ये इस तरह की खटाखट स्कीम अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद आप होड़ से बच पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए सर, खटाखट पर हम बात करें। दिव्यांश काला, ये पूरी सोच जो है, मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा, ये कहाँ से, ये राजनीति में कहाँ से ये सब आई? सब अशोक जी, वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की सोच को लेकर के अभी खड़गे जी ने आज तंज कसा है कर्नाटक की भूमि पर, वो वास्तव में एक वामपंथी सोच है। और हमको ये ध्यान में आ गया कि आज के समय कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया। खड़गे जी के बयान को अगर ठीक से विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल प्रिज्म चेंज होना चाहिए, इसके ऊपर भी था। दरअसल 1967 के दौर में अमेरिका के भीतर दो बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए, फ्रांसिस फॉक्स पाइवन और रिचर्ड क्लोवर्ड। उन्होंने एक रणनीति बनाई जिसको बड़ा प्रसिद्ध नाम मिला पाइवन क्लोवर्ड स्ट्रेटेजी, जिसके अंतर्गत चार स्टेप्स में वामपंथ का शासन अमेरिका के भीतर कैसे स्थापित हो सकता है, उसकी बात उन्होंने की। उसमें जो पहली ही बात थी कि जो सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य निर्धारित नीतियां हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसके भीतर चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो, सारे लोगों को उसमें शामिल करना। और आप अगर अब उसको आगे लाते हैं और उसके बाद अराजकता की स्थिति पैदा हो, और उस समय का और वामपंथी नेतृत्व उस अराजकता की स्थिति को हाथ में रखे और देश के भीतर वामपंथी शासन, कम्युनिस्ट शासन आए। नंबर एक। अब उसका वास्तव में प्रकटीकरण कैसे हुआ? 2020 में एक बड़ा प्रसिद्ध एक्ट अमेरिका के भीतर आया, केयर्स एक्ट, कोरोना वायरस एड रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें $1200 प्रति महीना कुछ एडल्ट्स को देने का था और ऐसे कुछ एक था। उसके कारण से जून 2022 आते आते अमेरिका के भीतर नवंबर 1981 के बाद सर्वाधिक इन्फ्लेशन रेट दर्ज हुआ, जो 9.9% रहा। बिल्कुल। और अमेरिका के भीतर बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। ठीक। और अराजकता की स्थिति कई राज्यों में रही। ओके, तो मोटे तौर पर ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस का जो है वामपंथीकरण हो गया, तो ये सोच कहीं ना कहीं। लेकिन दिव्यांश नहीं, सिद्धार्थ जी, आपसे आखिरी सवाल, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। सिद्धार्थ जी, मैं फिर कह रहा हूं, क्या खड़गे जी की सलाह बीजेपी को भी लगता है कि कुछ हद तक उसका विश्लेषण बीजेपी भी करेगी? अच्छी सलाह। देखिए अशोक जी, सलाह उन्होंने वहां दी है जहां बिल्कुल पानी सर के ऊपर जा चुका है। पहले सलाह राहुल गांधी मान ले, उनकी पार्टी मान ले, उनकी कुछ बातें वो खुद सुन ले। रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है। सभी प्रकार से चहुमुखी विकास होकर के उसके बाद अन्य एक्सपेंसेस इस पे जाने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में है। पर जो खड़गे जी अपने राज्य और अपने मुख्यमंत्रियों को कह रहे हैं, पहले कुछ हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना माने, उन राज्यों की स्थिति को सुधारें, तभी खड़गे जी की बात का मान रखा जाए। चलिए, अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे जी की सलाह के बाद आगे किस तरह से राजनीति होती है। क्या खड़गे जी अपनी बात पे अडिग रहेंगे, और अडिग रहेंगे तो क्या कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को स्वीकार करेगी? ये सब जो है अभी अनफोल्ड होना बाकी है। लेकिन खड़गे जी की जब सलाह आगे बढ़ेगी तो बड़ी दिलचस्प राजनीति देखने को मिलेगी। हमारी निगाह भी उस पर रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी।